करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CET 2024 और BSc नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। हम जानते हैं कि रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअली इसको डिफाइन हम लोग करते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पे डेल्टा C बाई डेल्टा T से हम इसको डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन, या फिर हमें किसी इंस्टेंट पे लिखना है तो हम इसके लिए डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। यहाँ A क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। सपोज कर लीजिए ये हम लिख रहे हैं रिएक्शन A गोज टू B के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए हमारा लिखने का तरीका ये होता है और हमें प्रोडक्ट लिखने का तरीका हमारा ये होता है, ठीक। अब कंसंट्रेशन को लिखने का जो यूनिट होता है, कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, ओके। और हमें रेट लिखना है तो रेट हमें लिखने के लिए मोल लीटर इनवर्स, और टाइम है हमारा सेकंड में, हम यहाँ पे टाइम लेंगे तो सेकंड। तो इस तरीके से ये जब ये ऊपर चला जाएगा टाइम हमारा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ओके। ये हमारा किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका होता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा B, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, एक हमें रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ओके। ये हमारा गिवन रिएक्शन है और इसके लिए मैं बोल रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, हमें एवरेज रेट रिएक्शन के लिए लिखना है। तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखने का एक ही तरीका है हमारे पास। किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखने का तरीका होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। होता क्या है कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट हमारा खत्म हो रहा होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ रहा होता है। समय के साथ साथ ये कम होता है और ये बनता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जब भी हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट साइड लिखने के लिए हमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना होता है, क्योंकि वो हमारा कम हो रहा होगा, डिसअपीयर हो रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से हम अपना ऑप्शंस को देखते हैं। हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या। तो लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा, यहाँ पे स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। H2 बाई डेल्टा T, ये भी निगेटिव में। आयोडीन भी हमारा टाइम के साथ रिड्यूस करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन इन यूनिट टाइम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इस तरीके से लिखेंगे डेल्टा टाइम्स ऑफ HI बाई dt, ठीक। ये हमारा रेट होगा लिखने का तरीका। इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखने का तरीका यही है। तो इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में जो ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे निगेटिव तो लगाया है, प्रोडक्ट साइड में निगेटिव नहीं लगाया, तो इस तरीके से ये सही हो गया। सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड में निगेटिव नहीं दिया, जबकि रिएक्टेंट हमारा डिसअपीयर हो रहा है समय के साथ साथ। थर्ड हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट साइड में निगेटिव दिया है, जो कि अपीयर हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक इसी तरीके से है कि यहाँ पे H2 का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 दे रखा है, जो कि गलत है। तो इसके हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन हमारा थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि द रेट, हमें रेट लिखना है किसका, B के लिए फॉर ए रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन गिवन है, उसमें हमें B के लिए एक रेट लिखना है, 3A गिव्स 2B, ठीक है। हमने रेट लिखना सीखा अभी कि हम रेट लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। 3A गिव्स 2B, सॉरी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें रेट लिखने का तरीका है हमारे पास कि रेट हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ हमारा 3 है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हमारा रिएक्टेंट A बाई इन यूनिट टाइम, ओके। और ये हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ इसके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को D कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt, ओके। अब हमारे लिए हमें पूछ रहा है, हमें dB बाई dt कंसंट्रेशन ऑफ B
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें बताना है। हमारा लिखने का तरीका हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3 डी ए बाई डी टी। ये हमारा सही तरीका हो जाएगा, बी के कंसंट्रेशन को लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा। तो हमें बी के लिए हमें रेट हमने ये लिख लिया है और ये हमें दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर है। तो इसका हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.2 मोलर टू 0.1 मोलर इन 10 मिनट्स, द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है कि कंसंट्रेशन अपॉन इन यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। ओके, अब हमारा जो रिएक्टेंट है वो 0.2 मोलर से 0.1 मोलर हो रहा है, 0.2 मोलर से हमारा 0.1 मोलर हो रहा है। ठीक है, इन कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। और हमारे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमें एवरेज के लिए हम इस डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। हमें टाइम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस मिनट में दे रखे हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे, हमारा 0.1 हमारा 0.2 से 0.1 हो रहा है इन यूनिट टाइम, इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 0.01। और इसके हिसाब से, और मोलर मिनट इन्वर्स। ओके, और ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इसके हिसाब से हमारा आंसर चला जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन सी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि रेट जो होता है हमारा किसी भी रिएक्शन का, जो रेट हम लिखते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और वो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सभी चीज़ों पे, कंसंट्रेशन पे, हमारे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उन सब पे डिपेंड करता है। हम देख भी सकते हैं क्वेश्चन हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा कि कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। तो उस तरीके से है हमारा। अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा स्टेटमेंट ए तो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट बी हमारा कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट, जैसे कि हमने बताया कि रेट इस पर डिपेंड करता है हमारा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सही है, और हमें डी दे रहा है आंसर ऑल ऑफ दीज, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा आंसर डी। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, चारों सही हैं हमारे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है, ए गिव्स बी। ओके, हमारा ए है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, और हमें बोल रखा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन, हमें के दे रखा है, रेट कांस्टेंट 0.25। ओके, ये हमारा रेट कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है ना, एट 300 केल्विन पे। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट द सेम टेम्परेचर विल बी। हमें बोल रहा है कि कंसंट्रेशन यदि ए का हाफ हो जाए, इट मीन्स A/2 हो जाए। ठीक है, तो हमारा रेट कांस्टेंट उसी सेम टेम्परेचर पे क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेम टेम्परेचर पे, इट मीन्स हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन ही अब भी है, तो हमारे रेट कांस्टेंट पे कोई असर नहीं आएगा। हमारा रेट कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा, गॉस सेम। ओके, इस हिसाब से हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए ही है, 0.25 दे रखा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इट मीन्स कि हमारा के जो है वो 0.525 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पेपर का ये है कि हमें दे रखा है कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हमें दे रखा है कि हमारा जो रेट रिएक्शन का है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम रेट को लिखते हैं, तो हम जब भी किसी रिएक्शन के रेट को लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके,
जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो सपोज कर लीजिए कि हमारा ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ए गिव्स बी, ठीक है, ये हमारा एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखने को मिलता है और कंसंट्रेशन हम यहाँ पे ए की लिखते हैं। हमें बोल रहा है कि हम किसके लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि हम जब जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम जब जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन हम अपना देखते हैं रिएक्शन में, तो जो किसी के पावर जीरो, यदि कंसंट्रेशन के पावर हमें जीरो दे रखा है और किसी के भी पावर जीरो हम जानते हैं 1 होता है, इट मीन्स R इज इक्वल्स टू K। तो इसके हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और ये होगा किसके लिए, कौन से ऑर्डर के लिए होगा, जीरो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक स्टेटमेंट दे रखा है, कई सारे स्टेटमेंट हैं और हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम सब जानते हैं कि ऑर्डर जो भी हो हमारे रिएक्शन का होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है कि जब भी हम रेट एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो रेट लॉ में जो हमारे रिएक्टेंट के पावर का सम होता है वो हमारे ऑर्डर को बताता है। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो 0, 1, 2, 3 या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैं पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। बिल्कुल हो सकता है, हमने बताया जैसे कि ऑर्डर 0, 1, 2, 3 या फिर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ये बात भी सही है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और स्टेटमेंट सी है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा नहीं है, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री से कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाई चांस यदि मैच कर जाए तो ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो हम फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिल्कुल ये बात स्टेटमेंट हमारा सही है कि हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो लिखते हैं हम कंसंट्रेशन अपने रिएक्टेंट के उनके पावर का जो सम होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। ये कभी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। स्टेटमेंट सी हमारा इस हिसाब से गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 4 हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट सी है हमारा जो वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पेपर का है, ठीक है। हमें एक दे रखा है कि फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन O3 प्लस O2 O3 प्लस O गैस O3 गैस प्लस O गैस gives O2 गैस। ओके, और हमें बोल रखा है कि इफ़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज, हमें रेट हमारे रिएक्शन का इसमें गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड O। ओके, और यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट हमारा ए है और वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है बी, इट मीन्स ए गिव्स बी। तो ये हमारा सिंगल स्टेप के रिएक्शन जो भी होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमारी वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ गिवन रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी गिवन रिएक्शन में। पर इसी के साथ हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो मोर देन 1 स्टेप्स में परफॉर्म्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इन मोर देन 1 स्टेप्स, तो हम उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे सम जो होगा रेट लॉ में पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा 2। एंड मॉलिक्यूलरिटी में भी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। तो हमारे इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2,
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2 है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन 2p + q, हमें एक रिएक्शन दे रखा है 2p + q, इट गिव्स s + t, और हमें इसके बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में 2 स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि वहाँ पे जब भी जो हमारा ऑर्डर होता है वो रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और स्लोवेस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होता है वही हमारे पूरे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मैकेनिज्म दे रखा है P + Q गिव्स R + S, ये एक स्लोएस्ट स्टेप है, और स्टेप 2 जो हमारा P + R गिव्स T, ये एक फास्टेस्ट स्टेप है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे जब हम, तो हमें लिखना होता है कंसंट्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन जब भी हम रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हम अपने स्लोएस्ट स्टेप से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऑर्डर को देते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा कंसंट्रेशन हमें यहाँ रिएक्टेंट का लिखना है, और ये हमारा हो जाएगा स्लोएस्ट स्टेप। इस मीन्स पहला स्टेप जो हमारा वो स्लोएस्ट स्टेप है P एंड Q, ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, और यही हमारे ऑर्डर को भी बताएगा और यही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। तो इसके हिसाब से हमारा इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कर रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि ऑर्डर इज डैश, डिटरमाइन प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलरिटी इज एज। ये हमें याद रखने वाला एक क्वेश्चन है कि हमें एक डेटा, हमें इसको याद रखना है, हमेशा मेमोराइज करके रखना है कि ऑर्डर हमारा जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर हमारा जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, मेंटल वैल्यू होती है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं हम लोग, और मॉलिक्यूलरिटी ये हम बताते हैं कि नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज जो हमारे किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उससे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं। इट मीन्स ये हमारा थियोरेटिकल होता है। तो हम देख सकते हैं हमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा दे रखा है स्टेटमेंट 1 है, हमारा ऑप्शन 1 है कि एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ऑर्डर के लिए बोल रहा है और मॉलिक्यूलरिटी के लिए एक थियोरेटिकल बोल रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर 1 ही सही है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ठीक है, इज़ लीनियर विथ, हमें इसमें स्लोप बताना है और इंटरसेप्ट के बारे में हमें आइडिया देना है। तो हम देख सकते हैं, हम जब जानते हैं कि हमारा कोई भी रिएक्शन ए से परफॉर्म हो रहा है जब बी, तो हम इसके लिए जब रेट लिखते हैं तो रेट हमें लिखने का तरीका होता है कि -dA/dt, कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट का टाइम के साथ घट रहा है और प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हम जब जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन जो होता है हमारा ये इस तरीके से जीरो के पावर पे हो जाता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं A0 से लेकर के ए तक के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर के फाइनल कंसंट्रेशन तक के लिए, एंड माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ dt। तो के dt यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे हम डिनोट करते हैं T0 से T तक के लिए। इनिशियल टाइम है हमारा और ये हमारा फाइनल टाइम है। ओके, और इस तरीके से जब हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लिखते हैं तो हमें देखने को मिलता है A0 - KT, ये डेरिवेशन में हमें आता है। और यहीं पे हमें ए और हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हमें टाइम के बारे में हमें ग्राफ दे रखा है और उसके बारे में हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं y = mx से y = mx c - mx का कोई हमें ग्राफ मिल रहा है। तो हमें देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो एक नॉन जीरो इंटरसेप्ट मिल रहा है, और हमारा जो स्लोप है वो एक नेगेटिव स्लोप है। तो इट डिनोट्स इंटरसेप्ट, और ये है हमारा स्लोप। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट। नहीं, हमारा स्लोप तो निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि पॉजिटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट,
नॉन जीरो इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप, ये भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन है हमारा निगेटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है कि निगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव स्लोप, सॉरी निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। ओके, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन ए ग्राफ प्लॉटेड लॉग ए नॉट बाई 80 ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम टी ऑन एक्स एक्सिस द स्लोप ऑफ द ग्राफ। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में दे रखा है और हमें इसके स्लोप के बारे में हमसे पूछ रखा है। तो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग लिखते हैं कि लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू के टी बाई 2.303। हमें दे रखा है कि ए नॉट बाई 80, इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी टाइम पे हमारा ये कोई कंसंट्रेशन दे रखा है। तो हमें इनके बीच में ग्राफ बताना है कि ए नॉट बाई 80 वर्सेस टाइम टी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम जो हमें स्लोप मिलेगा वो है हमारा, ये हमारा स्लोप बताएगा। तो स्लोप को लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा, स्लोप हम लिखेंगे के बाई 2.303 से, ये हमारा स्लोप को लिखने का तरीका हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं। ओके, हम अपने पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें बात करनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें रिलेशन लिखना है, ठीक है। हाफ लाइफ और किसके बारे में हमें लिखना है, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बारे में हमें ऑर्डर लिखना है, ठीक है। हमें रिलेशन बताना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, इट मीन्स ए से a/2 हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन ए नॉट है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारा एक ए नॉट इज़ हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा, और ए जो है ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है। और ये हमें बोल रहा है कि ए नॉट चेंजेस टू ए नॉट बाई 2 हो जाए, इट मीन्स फाइनली हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाए। तो हमें रेट कांस्टेंट का रिलेशन हमें एक फाइंड आउट करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम ए नॉट बाई 2 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी, इस तरीके से हम देखते हैं कि ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी। और ये हम जो जिस टाइम में हम लिख रहे हैं ये हाफ टाइम के बारे में है, जब हमारा कंसंट्रेशन हाफ हो जा रहा है, तो हम ये टी हाफ के लिए लिख रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि टी हाफ जो हमें मिलता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमें टी हाफ मिलता है, टी हाफ हमें मिलता है ए नॉट बाई 2k। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारा जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन जो हमारा मिल जाएगा वो ए नॉट बाई 2 के, हम आंसर सी देख सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन का हमारा जो जाएगा आंसर ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए नॉट बाई 2k हमारा दे रखा है। हम अपने पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि इन द गिवन इक्वेशन के इक्वल्स टू, एक हमें इक्वेशन दे रखा है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये होता है हमारा के रेट कांस्टेंट ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर
फैक्टर हमारा जो ये होता है, ये होता है हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, ये होता है हमारा गैस कांस्टेंट और टी है हमारा टेम्परेचर। हमें ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर यहाँ जब भी हम रखते हैं तो केल्विन में रखते हैं। ओके, अब हमें दे रखा है कि इन अ गिवन केमिकल काइनेटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमने बारी बारी से डिस्कस करते हैं ए बी सी डी को। ठीक है, ए हमें दे रखा है कि के इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी नहीं, ये हमारा रेट कांस्टेंट हमने देखा, तो ये हमारा गलत है। बी हमें दे रखा है कि ए इज़ एन एडॉप्शन फैक्टर। नहीं, ये हमारा एक अरहेनियस फैक्टर है, तो ये हमारा इक्वेशन से ये भी गलत हो जाएगा। हमें ऑप्शन सी दे रखा है कि ई इज़ एन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हमारा सही लग रहा है। हम फोर्थ डिस्कस करते हैं अपना। हमें आर दे रखा है रेडबर्ग कांस्टेंट। नहीं, यहाँ पर हमारा गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 8.314 जूल में। हम जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे हमें हमेशा 8.314 पुट करना होता है। तो इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और हमें उसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। कंसीडर द अरहेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें अरहेनियस इक्वेशन दे रखा है और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट प्रेडिक्ट करना है। ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ओके, हमें ये इक्वेशन दे रखा है और हम बारी बारी से एक एक इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमें कह रहा है कि रेट कांस्टेंट हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम बढ़ाएंगे, तो हम देख सकते हैं, और टेम्परेचर को भी हम साथ में डिक्रीज करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट ए तो गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इस हिसाब से जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, कम होगा। तो हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट बी को मैं पढ़ता हूँ कि हमारा बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमें बोल रहा है कि हमारा रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली जब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज करेंगे एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट तो डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज करेगा, परंतु हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट बी भी गलत हो जाएगा। हमें स्टेटमेंट सी मिल रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डिक्रीज करने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, पर जब हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर को भी यहाँ साथ साथ क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया। स्टेटमेंट फोर्थ हम पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम कम कर रहे हैं और टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी हमारा रेट कांस्टेंट जो होगा वो बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सामने हमें साइन दिख रहा है, निगेटिव का साइन है हमारे पास। तो जब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी हमारा रेट कांस्टेंट जो होगा हमारे रिएक्शन का है वो इंक्रीज़ करेगा, और जो हमारा टेम्परेचर है यदि हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये निगेटिव साइन के साथ है, इन्वर्स में है, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट यहाँ से इंक्रीज़ करेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ स्टेटमेंट ही हमारे क्वेश्चन का सही स्टेटमेंट है। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि हमें एक ग्राफ दे रखा है और हमें ग्राफ के बारे में बताना है। हमें एक इक्वेशन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट के लिए हमें एक ग्राफ इक्वेशन दे रखा है, आर इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। हम यहाँ जानते हैं कि के हमारा रेट कांस्टेंट, ए हमारा अरहेनियस फैक्टर, ई ए हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, आर है हमारा गैस कांस्टेंट और टी है हमारा टेम्परेचर। ओके, अब हमें दे रखा है ग्राफ, हमें एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि हम इसका एल एन के टर्म में हम इसको लिखते हैं एल एन के इक्वल्स टू ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। ओके, इट मीन्स ये हमारा y है, ये हमारा mx
और ये हमारा प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि और एक्सपोनेंशियली ये हमारा जो है कि इन्वर्स है टाइम के साथ, ठीक है। तो हमें पहला स्टेटमेंट हमारा दिख रहा है कि पहला ग्राफ ही हमारा यहाँ पे सही है कि एल एन के वर्सेस 1/t का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/t का ग्राफ, तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यदि हम यही टी के लिए हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, लेकिन हम 1/t के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट, आंसर ए हमारा सही है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज, फिर से हमें एक अरेनियस इक्वेशन के का ही एक हमें दे रखा है, ठीक है, के ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। और हमें इसके बारे में दे रखा है कि के इक्वल्स टू, हमें रिलेट करना है इसको, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ऑफ 40,000 बाई टी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ई ए बाई आर की वैल्यू हमें दे रखी है 40,000 बाई टेम्परेचर, ये हमें 40,000 इसके लिए हमें वैल्यू दे रखी है। और हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारा कितना होगा। हमें किस स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने जब भी बताया कि आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट, यहाँ पे आर है हमारा गैस कांस्टेंट, और ये हमारे लिखने का तरीका, हम यहाँ इसको जूल में पुट करते हैं 8.314, या फिर इसको हम फ्रैक्शन में 25/3 भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमें सॉल्व करके ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 40,000 इंटू 8.314, पर हमें जो भी आंसर ये मिलेगा ये हमें जूल में मिलेगा। और हमें आंसर चाहिए हमारा कैलोरी में, तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.128 जूल। अब हम इसको जब डिवाइड कर देंगे 4.128 जूल से हमारा जो भी आंसर है उसको, तो ये हमें अप्रॉक्स हमें देखने को मिलेगा 80,000 के आसपास का आंसर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमें आंसर इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसको पहले गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा वो गिवन जो भी आएगा वो हमारा जूल में आएगा। उसके बाद हमें देख रहे हैं कि हमारे जूल में कोई भी आंसर हमें नहीं दिख रहा है, तो इसके बाद हम इसको जूल में कन्वर्ट, कैलोरी में है तो कैलोरी का हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.128 जूल। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में, और इससे डिवाइड करके हम इसको कैलोरी में आंसर अपना फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्ट 80,000 नहीं आता है, इसके आसपास आता है, तो हमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारा आंसर सी ही दिख रहा है, और इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं हम अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटने वाला सवाल आ गया है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है कि क्या है। किसके बारे में बोल रहा है? कैटलिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम कैटलिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करेगा। हम जब भी रिएक्शन की स्पीड कम भी होती है, पर उसके लिए हम कैटलिस्ट टर्म का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम इनहिबिटर टर्म का यूज़ करते हैं। जब भी रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करे, रिएक्टेंट हमारा जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे, तो हम कैटलिस्ट की टर्म का यूज़ करते हैं। और कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, पर अपना इफेक्ट दिखाता है। और उसकी खास बात ये होती है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, जो बैरियर होता है हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। तो बारी बारी से हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट ए हमें जो बोल रहा है, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट बी कह रहा है कि इट अल्टर्स द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। नहीं, ये सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अल्टर करता है, और ये कैटलिस्ट किसी पे और कोई असर नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे ही सिर्फ असर करेगा, डेल्टा जी पे कोई असर नहीं आएगा। इट इज़ अ सबस्टेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई असर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करता है, ठीक है। और स्टेटमेंट दी हमारा कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये भी सही है, हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये है विदाउट, और ये हमें जो मिलता है ये हमारा होता है एनर्जी ऑफ
एक्टिवेशन। आफ्टर हम अप्लाई जब इसमें करते हैं कैटलिस्ट, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट में जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो ईजिली कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे प्रोडक्ट में, हमारा रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम मिलती है हम। ओके, तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये डेल्टा जी पे कोई असर नहीं करता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एक स्टेटमेंट है और इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, हम बारी बारी से मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थियरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थियरी में हम जानते हैं कि हमें यही बताया गया है कि रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो आपस में उनके बीच कोलिजन होगा, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जा करके वो आपस में कोलाइड करते हैं। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। साथ ही साथ एनर्जी के साथ हमारा जो ओरिएंटेशन होता है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का, वो भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, तभी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि इट कंसीडर्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल फीचर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टेटमेंट बी हमारा, जो भी हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट बी कह रहा है कि द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को वही प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, कि कितना हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। स्टेटमेंट बी भी हमारा सही है। तो हम देख सकते हैं हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे ए भी सही है, हमारा बी भी सही है। हमें इनकरेक्ट प्रेडिक्ट करना है। स्टेटमेंट सी हमारा कर रहा है कि कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल पोजेसिंग सफिशिएंट एनर्जी रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ये बात सही है कि हमें सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रहे हैं। बट सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी की मदद से हम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते। उसके लिए हमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है और स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं गलत है। हम स्टेटमेंट फोर्थ को पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। यही मैं बोल रहा था कि कोलिजन को प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट हमारा डी सही है और हमें इसमें इनकरेक्ट प्रेडिक्ट करना था। इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम आते रहेंगे आपके बीच इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के बीच बीच में। थैंक यू।